लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट के एक और हिंदी एपिसोड में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट एक्चुअली मैंने मराठी में रिकॉर्ड किया था, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मैं इसको हिंदी में डब कर रहा हूँ। और एआई के होते हुए भी मैं ये मैन्युअली डब कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक पर्सनल टच रहे, एक ह्यूमन टच रहे, क्योंकि दोस्तों ये कहानी ह्यूमन है। जब एक किसान कर्ज में डूब के अपनी जान दे देता है, वो अपने साथ अपने पूरे परिवार के भविष्य को बर्बाद कर देता है। मी काही दिवस आईकडे राहिले, काही दिवस पुन्हा लेकरांनी घेऊन तिथं काय राहिले. आता पत्र्याचं घर आहे, वो साधं घर आहे. ते पाहुण्या कोण खायचं प्यायचं कधी हे करायचं. ये है भाग्यश्री कदम। इनके पति ने आत्महत्या कर ली कर्ज के चलते, और ये कुछ दिन अपने माँ के पास रही, कुछ दिन बच्चों के पास रही। छोटा सा घर है इनका, पतरे का घर है, खाने पीने के लिए दूसरों पे डिपेंड करती हैं। एक तर आमचं घरच कसं तरी चालायचं, कारण दुष्काळामध्ये शेतीमध्ये काही पिकवत नव्हतं, गावामध्ये काही काम लागत नव्हतं आणि आईला दुसरं काहीच जमत नव्हतं. और ये है श्रीकांत। इसके पिता ने भी आत्महत्या की, और ये बता रहे हैं कि इनके घर में वैसे ही पैसे की बहुत प्रॉब्लम होते थे, कोई काम नहीं था ना खेत में, और इनकी माँ को और कोई काम आता ही नहीं था। एका गरीब शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या अशोक देशमानेने मेहनतीने शिक्षण केलं आणि IT क्षेत्रात रुजू झाला. लाखात पगार येऊ लागला. और ये हैं अशोक देशमाने सर, जिन्होंने ऐसे ही एक गरीब किसान के घर जन्म लिया और बहुत मेहनत करके पढ़ाई की, और IT इंडस्ट्री में जॉब मिल गया इनको। लाखों में इनकी सैलरी मिलने लगी इनको। IT मध्ये नोकरीला लागल्यानंतर मी बघितलं की तिथे एका रात्रीमध्ये 10-20 हजार रुपये उडवणारे लोक आहेत. आणि ज्या भागातून मी आलोय तिथे 10-20 हजारासाठी लोक आत्महत्या करतात, स्वतःचं आयुष्य संपवतात, लेकरांचे शिक्षण थांबतात. IT में जॉब करते वक्त इनको ये समझ में आया एक स्टार्क डिफरेंस, कॉन्ट्रास्ट, कि इन्होंने देखा कि शहर में 10-20 हज़ार रुपये लोग ऐसे ही एक डिनर में उड़ा देते हैं, एक रात में उड़ा देते हैं, और वहाँ गांव में 10-20 हज़ार रुपये के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं। बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। एका सुट्टीत तो गावी आला आणि आपल्या अवतीभोवती कर्त्या पुरुषाच्या आत्महत्येची झळ सोसत असलेले अनेक परिवार त्याला दिसले. असंच विना शिक्षणाचं राहिलं तर ही मुलंही त्याच विनाशाच्या मार्गावर जाणार हे सत्य अशोकला दिसलं. एक बार जब देशमाने सर छुट्टी पे आए गांव में, उन्होंने देखा इन परिवारों को, इन बच्चों को, और इनके समझ में आया कि अगर इन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिला तो ये भी उसी रास्ते में चले जाएंगे, इनका भी भविष्य कुछ नहीं होगा। अशोकने एक निर्णय घेतला. या अनाथ मुलांना त्याने आपलं म्हणायचं ठरवलं. उस दिन अशोक देशमाने सर ने ये फैसला लिया कि वो इन बच्चों को अपनाएंगे, इन अनाथ बच्चों को अपनाएंगे। अशोकने आपली ITची नोकरी सोडून दिली आणि स्नेहवन नावाचं रोपटं लावलं. अशोक देशमाने सर ने अपनी लाखों की नौकरी को छोड़ दिया, और वो स्नेहवन नाम का एक पौधा इन्होंने लगाया यहाँ पर। 10x10च्या 2 रूममध्ये आम्ही सुरुवातीला राहायचो. एका रूममध्ये 18 मुलं झोपायची. 2017 मध्ये 25 मुलं झाली. 2018 मध्ये 52 मुलांची जबाबदारी झाली. छोटे से 10x10 के कमरे से हमने शुरू किया। देशमाने सर बता रहे हैं कि एक कमरे में 18 बच्चे सोते थे, और फिर 2017 में 25 हो गए, फिर 50 हो गए, फिर 52 हो गए. लग्न झालं माझं 8 दिवसामध्ये. मी तर पुण्यामध्ये 4 दिवसामध्ये होते, आणि तेव्हा 25 मुलं होती. त्या 25 मुलाचा मी स्वयंपाक करायचे. दोस्तों, ये मिसेस देशमाने हैं, अशोक सर की वाइफ, और ये बता रही हैं कि कैसे शादी होते ही ये 8 दिन में यहाँ आ गई थी, 4-8 दिन में, और 25-25 बच्चे वहाँ पे थे, और सबके लिए ये खाना बनाती थी. तर तिथे त्यांच्या 3 खोल्यांमध्ये ते स्वतः, त्यांचं कुटुंब, आणखीन एक 25-30 मुलं असे सगळे दाटीवाटीने राहत होते. पुण्याच्या डॉक्टर कुलकर्णी दाम्पत्याने अशोकची तळमळ आणि जिद्द पाहून स्नेहवनसाठी आळंदीजवळ 2 एकर जागा दान दिली. पुणे के डॉक्टर कुलकर्णी ने इनको
आळंदी के पास, पुणे के पास आळंदी नाम का एक जगह है, वहाँ पर 2 एकड़ ज़मीन इनको दी ताकि अपना स्कूल वहाँ पर शुरू कर सकें। इतर दात्यांच्या आर्थिक सहाय्याने आज स्नेहवनचं रोपटं फुलून एखाद्या बागेसारखं झालं आहे. ये बता रहे हैं कि जो पौधा अशोक देशमाने सर ने लगाया था वो थैंक्स टू ऑल द डोनेशंस, जो लोगों ने दान दिए, जो डोनेशंस दिए हैं, उनके वजह से ये पौधा जो है एक बाग में बदल गया, ये ऐसे बता रहे हैं. तो बेसिकली स्कूल अच्छे से डेवलप हो गया, ये सारी फैसिलिटीज़ इनको मिल पाई है उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ऑल द डोनेशंस जो इनको मिला है. स्नेहवनमुळे आज तब्बल 180 आत्महत्या पीडित कुटुंबातील मुलं केवळ शैक्षणिकच नाही तर शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक अशा सर्वांगीण विकासाकडे वाटचाल करत आहेत. स्नेहवन के वजह से 180 से ज़्यादा परिवार जो किसान आत्महत्या से पीड़ित थे, उन परिवारों के बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है. और एजुकेशन ना सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन जो बुक्स वाला है, सिर्फ वही नहीं, बट फिज़िकल एजुकेशन, कल्चरल और सोशल और कमर्शियल, मतलब हर फील्ड में इनको ओवरऑल एजुकेशन, एक 360 डिग्री एजुकेशन इनको मिल रहा है इन बच्चों को. स्नेहवन परिसर स्वयंपूर्ण आणि स्वावलंबी असण्याकडे भर देतं, जेणेकरून ह्या मुलांना पर्यावरणपूरक वातावरणही मिळतं आणि त्यांच्यात चौकसपणा आणि उद्योजकतेची वृत्तीही निर्माण होते. स्नेहवन में, जैसा आपने क्लिप में देखा होगा, कम्प्लीटली सेल्फ सस्टेनेबल सा एक लोकेशन ये अपना जगह अपना बना रहे हैं, और इससे बच्चों को एक 360 डिग्री एजुकेशन भी मिल रहा है, और ये बच्चों में एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इनमें आ रहा है कि ये अपने खुद से कुछ कर सकते हैं. सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट इनका बन रहा है बच्चों का. कुठल्याही सरकारी किंवा राजकीय अनुदानाविना चालणाऱ्या स्नेहवनची क्षमता आज समाजाच्या आश्रयाने जसजशी वाढत जाते, अशोकही दुप्पट जोमाने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाच्या मुलांना आपल्या परिवारात सामावून घेत आहे. ये कोई गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ नहीं है, ये अपना खुद देशमाने सर खुद चला रहे हैं, और बढ़ते ही जा रहे हैं. और लोगों को जो किसान जिन किसानों ने आत्महत्या किया है, उन किसानों के बच्चों को ये और अपने परिवार में शामिल करते जा रहे हैं. बढ़ता जा रहा है इनका ये परिवार. खडतर परिस्थितीतूनही हा ज्ञानयज्ञ असाच अखंडित सुरू ठेवण्यासाठी आपले सहकार्य अनमोल आहे. अमेरिकेच्या बृहन महाराष्ट्र मंडळाच्या समस्त बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी येत्या भारतवारीत स्नेहवनला आवर्जून भेट द्यावी आणि स्क्रीनवरच्या QR कोडचा फोटो घेऊन स्नेहवनच्या संकेतस्थळावरून आमच्या प्रकल्पाबद्दल माहिती घ्यावी. धन्यवाद. ये वाला पार्ट जो आपने सुना अभी, इसमें देखा होगा आपने कि ये एक स्पेसिफिक महाराष्ट्र मंडल US में किसी स्पेसिफिक एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया हुआ था ये वीडियो, और ये मुझे देशमाने सर ने भेजा. लेकिन ये QR कोड सामने है. आप अगर इनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके आप इनको डोनेशन दे सकते हैं. इस नंबर पे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये वेबसाइट है, इस पे आप इनके सारे डिटेल्स देख सकते हैं. देशमाने सर, नमस्कार. बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट नमस्कार. का बहुत बहुत स्वागत है. हम शुरू करते हैं आपके बैकग्राउंड से शुरू करते हैं. आपकी जो स्टोरी है यहाँ पे, तो हमको, हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए कि आपके बारे में ज़रा बताइए. आपके माँ बाप, आपका बचपन, आपका कहाँ जन्म हुआ, आपकी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद सर, क्योंकि आप हमारा ये काम आपके दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं. स्नेहवन का काम आज दुबई तक पहुंचा है, इसका आनंद है हमें. और मैं महाराष्ट्र के परभणी ज़िले से आता हूं, जो मराठवाड़ा में है. परभणी ज़िला महाराष्ट्र के एक पिछड़े हुए ज़िलों में से एक है, जहां पर अक्सर सूखा पड़ता रहता है, और सूखे की वजह से अनेक समस्याएं होती है. सूखे से तंग आकर किसान आत्महत्याएं करते हैं. सूखे की वजह से बच्चों के एजुकेशन पर असर पड़ता है, लड़कियां जल्दी ब्याही जाती है, और इस तरह की कई समस्याएं हमने
बचपन से देखी है, उनका सामना किया है। मेरा जन्म परभणी के मनवत तहसील में एक मंगरूल नाम के छोटे से गांव में हुआ। मेरे माता पिता वारकरी संप्रदाय के थे और इस वजह से ज्ञानदेव महाराज और तुकाराम महाराज के संस्कार उन्होंने हम पर किए और इस वजह से पहले से ही मैं ऐसा सोचता था कि मुझे समाज को कुछ देना है। ऐसे ही संस्कार हमें अपनी माता पिता से मिले थे। घर में बहुत गरीबी थी। मेरी माँ 20 रुपए के रोज़ी पर काम करती थी। माँ खेती के कामों के लिए बाहर जाती थी। पिताजी सीने का, सिलाई का, बुनाई का काम करते थे। वो खेती के काम भी करते थे और इन दोनों ने बहुत सारे कष्ट लेकर मुझे पढ़ाया लिखाया। 7वीं कक्षा तक जिला परिषद के स्कूल में ही मेरी पढ़ाई हुई। 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए मैं परभणी के नज़दीक एक गांव है, वहाँ पर पढ़ाई के लिए गया। मेरे गांव से ग्रामीण टाकरी की स्कूल में जाने के लिए हमें ST बस से जाना पड़ता था, जिसका 8 रुपये टिकट होता था और घर से हमें हमेशा 2 रुपये मिला करते थे। और ये खर्चा पूरा करने के लिए हम बस के बोनेटों पर बैठकर प्रवास किया करते थे। और इस प्रवास में मुझे कई ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने मुझ पर बहुत अच्छे संस्कार किए। उन्होंने मुझे बताया कि हमारा समाज के प्रति कुछ दायित्व है, हमें समाज की मदद करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हमारी परिस्थिति हमें बदलनी है तो सीखना ही एकमेव हथियार है जिसके ज़रिए हम अपनी परिस्थिति बदल सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करो। और मैंने 8वीं, 9वीं, 10वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में ही पूरी की और 11वीं, 12वीं की पढ़ाई के लिए मैं परभणी चला गया। तो अपनी कॉलेज की पढ़ाई मैंने काम करते करते पूरी की। स्कूल के मुकाबले कॉलेज का खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ करता था और ये खर्चा निकालने के लिए मैंने गैराज में काम किया है, ट्रक पर काम किया है, लोगों के कुत्ते संभालने का काम भी मैंने किया है, दवाखाने में कंपाउंडर की जॉब भी की है। और इसके साथ साथ मुझे कई अच्छे दोस्त भी मिले जिन्होंने मुझे हमेशा मेरी मदद की। कुछ लोगों ने मेरी फ़ीस भरी, कुछ ने मेरे भोजन का प्रबंध किया, कुछ लोगों ने मुझे नोट्स दिए और उनके प्रति ग्रैटिट्यूड की भावना मेरे मन में जमा होती रही। इन लोगों की वजह से ही आज मेरा भला हुआ है, मेरा अच्छा हुआ है। और इस प्रवास में मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की। मास्टर्स के दौरान मुझे स्वामी विवेकानंद और बाबा आमटे जी के विचारों ने बहुत प्रेरित किया और एक बात समझ में आई कि बहुत बार हम हाथ में अच्छी घड़ी नहीं है इसलिए रोते हैं, पर इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें हाथ भी नसीब नहीं हुए हैं। कई बार हम अच्छी चप्पल नहीं है इसलिए भी रोते हैं, पर ऐसे कई लोग हैं जिन्हें भगवान ने पाँव ही नहीं दिए हैं। तो रोना छोड़ के हमें लड़ना सीखना चाहिए और हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों में हमें जीना सीखना होगा। हमें जो 24 घंटे भगवान ने दिए हैं उन 24 घंटों का पूर्ण उपयोग करना होगा, उसमें खुश रहना सीखना होगा। तो किसी भी प्रकार की तकरार किए बिना संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो हमें संतुष्ट और आनंदी रहना होगा। तो इसी वातावरण में मेरी पढ़ाई पूरी हुई। मैंने मास्टर्स पूरा किया और पूना में जॉब के लिए आ गया। और नौकरी के लिए पूना आने के बाद मेरे दिन बदल गए। जहाँ गांव में हमें 10-20 हज़ार रुपये पाने के लिए बहुत कष्ट करने पड़ते थे, यहाँ पे मेरी उससे दुगनी तिगनी कमाई शुरू हो गई। और भारत और इंडिया के बीच का जो फासला है वो मुझे शहर में आने के बाद समझ आया। तो कुछ इस तरह से मेरा बचपन गुजरा सर जी। भारत और इंडिया का फ़र्क? जी हाँ सर, आपने बताया कि आपके माता पिता वारकरी थे, तो वो जो वारकरी संप्रदाय का जो संस्कार आप पे आया है वो कैसे उसका इम्पैक्ट हुआ? आप कैसे, क्या आप खुद जाते थे वारी में कभी? उसके बारे में थोड़ा हमको बताइए कि वारी क्या होता है। उसका बहुत परिणाम हुआ मेरे लाइफ पर। हम बहुत गरीब थे, पर जो देने की वृत्ति है वो मेरे माँ बाप ने मुझ में बचपन से डेवलप की है। इंसान अगर अपने 10 रुपये में से 1 रुपया देना सीख जाए तो ही वो 100 रुपया जब कमाएगा तो उसमें से 10 रुपये दे पाएगा, ऐसे हमारे पिताजी कहा करते थे। तो हमारे गांव में एक प्रथा थी, एक गोसावी महाराज आते थे, रोज़ सुबह अलख निरंजन कहकर वो भिक्षा मांगते थे। तो हमारी माँ ने हमें उन्हें मुट्ठी भर अनाज देना सिखाया और इस तरह के दान करते करते मन में हमेशा से ये अंकुर फूट रहे थे कि जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें से कुछ ना कुछ हमें दान करना होगा, दूसरों को भी देना होगा।
और क्योंकि मेरे पिताजी वारकरी संप्रदाय के थे तो इनका मित्र परिवार भी पूरी तरह से भजन कीर्तन करने वाला था। तो ये मित्र हमारे घर ठहरते थे। मेरे रिलेटिव्स हमारे घर में कम आए हैं, पर ये सब लोग हमारे यहाँ कई बार आ चुके हैं। और मेरे पिताजी भी घर में जो उपलब्ध है उसमें से एक निवाला उन्हें खिला देते थे, स्नेह बढ़ाते थे, अपनापन जताते थे। और ये सब मेरे पिताजी ने मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाया। और फिर हमारे यहाँ 7-8 एकड़ की ज़मीन थी। इतनी ज़मीन पर अगर खेती करनी है तो काफ़ी मैनपावर लगती है, और इतना मनुष्य बल अगर चाहिए तो उससे खर्चा होगा। और क्योंकि इतने पैसे हमारे पास नहीं थे, मेरे पिताजी और माँ ये दोनों ही मिलकर ये पूरी खेती करते थे। सो खेत में जो खुरपनी होती है, ये वाला काम जो हमेशा स्त्रियाँ करती है, पर मेरे पिताजी और माँ दोनों मिलकर ये किया करते थे। खेती के हर काम में मेरे पिताजी और माँ दोनों मिलकर ही किया करते थे। तो लोग उन पर हंसते थे, कहते थे कि इतना कंजूस होकर नहीं चलेगा, थोड़ा खर्चा करो, लोग लगाओ और खेती के सारे काम कर लो। पर मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि अगर कोई भी गलत या बहुत खर्चा खेती में किया गया तो खेती में से हमें कुछ भी उत्पन्न नहीं मिलेगा, और हमें बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें बड़ा करना है, ये ज़िद भी उनके दिल में होती थी। इसलिए बिना शर्माए ये मेरी माँ के साथ खेत में काम करते थे और दोनों ही मिलकर पूरा खेत संभालते थे, सारे काम करते थे, जिसे देखकर मेरे दिल में ये भावना आती थी कि मेरे माँ बाप बाकी माँ बाप जैसे नहीं हैं। उन्होंने हमेशा से मुझे स्पेशल फील कराया, हमारे लिए अलग रास्ता चुना। औरों की तरह कंफर्टेबल लाइफ ये जी सकते थे, पर हमारे लिए उन्होंने ये त्याग किया। मेरी माँ ने पूरा परभणी ज़िला भी कभी नहीं देखा था। किसी शादी या फंक्शन के लिए जब जाना होता गाँव के बाहर तो किसी टेम्पो में बैठकर ये चले जाते थे, पर बाकी वक्त में सुबह शाम ये खेतों में ही काम किया करते थे, बहुत कष्ट लिया करते थे। और यह एहसास हमेशा मुझे होता कि मुझे हारना नहीं है, मुझे कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है। जनरली हम देखते हैं कि जब कॉलेज में बच्चे चले जाते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, कुछ ऐशो आराम की चीज़ें खरीदते हैं, किसी की कोई गर्लफ्रेंड बना लेता है। पर ऐसा करना मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, ऐसा कभी मेरे लाइफ में हुआ ही नहीं। मुझे ईश्वर ने कभी ऐसी संधि दी नहीं, और मेरे मन में सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मुझे मेरी माँ ने, पिता ने यहाँ पढ़ने भेजा है और मैं पढ़ूंगा, अपना शिक्षण कंप्लीट करूंगा। इसी वजह से परभणी जैसे छोटे शहर में सीखने के बावजूद मुझे पूना में अच्छी नौकरी की ऑफ़र मिली। जनरली पूना से ही कैंडिडेट्स चुने जाते हैं, पूना में ही अच्छी जॉब्स मिलती है, और कैंपस इंटरव्यू में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो जॉब की काफ़ी स्ट्रगल हुआ करती थी। मैं कभी नॉनवेज नहीं खाता था, तो परभणी में मास्टर्स होने के बाद मैं हैदराबाद में पढ़ाई के लिए गया। आगे के कोर्सेज करने के लिए जब मैं हैदराबाद पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि सब लोग नॉनवेज खा रहे हैं, पर क्योंकि मैं मालकरी संप्रदाय से आता हूं, मुझे तो नॉनवेज नहीं खाना था। और मेरे पिताजी ने 70,000 रुपये की फ़ीस बहुत कष्ट के साथ जमा करके, तो वहाँ जाते ही 15-20 दिनों में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे उल्टियाँ हुई, मेरा पेट ख़राब हुआ। वहाँ का खाना मैं पचा नहीं पा रहा था, और उस वजह से मुझे काफ़ी गिल्टी लग रहा था कि मेरे माँ बाप ने 70,000 रुपये देकर मुझे ये कोर्स करने के लिए भेजा है। पर जब भी मैं घर फ़ोन करता था, मुझे हमेशा से वहाँ से पूछा जाता था कि पढ़ रहा है ना, सीख रहा है ना। और उनसे बात करने के बाद मुझे हमेशा से मेरे दिल में भावना आती थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे लड़ना है। और फिर जहाँ मैं 15 दिन भी वहाँ टिक नहीं पाऊँगा ऐसा मुझे लगता था, मैंने अपना पूरा साल वहाँ पे कंप्लीट किया। और ये कोर्सेज़ पूरे करने के बाद मैं पुणे आया, और फिर अच्छी नौकरी मुझे वहाँ मिली और मेरे दिन बदल गए। पर मेरे माँ बाप ने बहुत कष्ट किए सर। मेरे माँ बाप ने कभी भी खुद के लिए नया कपड़ा नहीं खरीदा। क्योंकि पिताजी टेलरिंग का काम करते थे, उनके वहाँ पर ब्लाउजेज़ सिलाई के लिए पुराने ब्लाउजेज़ आते थे माप के लिए, तो मेरी माँ वो ब्लाउजेज़ इस्तेमाल करती थी। और मेरे पिताजी भी पुराने कपड़े पहनते थे, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा था कि 2-2 साल उन्होंने कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा है। और इनके ये जो संस्कार है, इन संस्कारों की वजह से ही मुझे काफ़ी बल मिला। और जॉब पुणे में कहाँ जॉब मिला था आपको? मैं पूना में 2012 में आया। वहाँ आने के बाद कुछ दिन मैंने विप्रो में काम किया, और
वहाँ मुझे पता चला कि जो कोर्सेज़ मैंने हैदराबाद में किए हैं उन कोर्सेज़ का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। तो फिर मैंने वो नौकरी छोड़ दी और फिर काफ़ी स्ट्रगल के बाद मुझे एम्फेसिस में दूसरी नौकरी मिल गई। मैंने एम्फेसिस में 3-4 साल जॉब की और फिर उसके बाद मैंने स्नेहवन शुरू किया। स्नेहवन पे तो आते हैं हम लोग, लेकिन जो आपकी अभी तक जो आपने कहानी आपकी बताई है ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। मुझे लगता है कि जो लोग देखेंगे इनके लिए बहुत ही मोटिवेटिंग रहेगा कि जिस तरह से आपकी जिस सिचुएशन से आप आए हैं और जो ज़िद आप में थी वो बहुत ही इंस्पायरिंग है सर। अच्छा, एक चीज़ इसमें था कि जिस अभी जब आप पुणे में आ गए, आपको जॉब मिल गया, तो फिर आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन फिर यहाँ से मुझे लगता है कि इम्प्रूव हो गया होगा कि आपको एक अच्छी नौकरी मिल गई यहाँ पे। तो उसके बाद फिर स्नेहवन की शुरुआत कैसे हुई? उसके बाद क्या हुआ सर, 2012, 13, 14 में मराठवाड़ा विदर्भ में बहुत बड़ा अकाल हुआ। मराठवाड़ा विदर्भ में हमने देखा हुआ वो सबसे बड़ा अकाल था। पहले तो सिर्फ पेपर में पढ़ा करते थे कि अकाल के दौरान 4-4 साल वर्षा नहीं होती, पीने के पानी के लिए लोग तरस जाते हैं, 50-50 किलोमीटर तक पानी की एक बूंद नहीं होती। और फिर 2013, 14, 15 के अकाल में जब मैं 2015 में अपने गांव गया, ये सब कुछ मैंने वहाँ पे देखा। मुझे पता चला कि कितने डिफ़िकल्ट दिन हैं। पूरे गांव के गांव खाली हो रहे थे। गांव में किसी एक घर के कुएं में पानी रहता था और 50-50 किलोमीटर तक के गांव वाले वहां आकर सिर्फ पीने का पानी ले जाते थे और खेती के लिए तो पानी ही नहीं था। 3 साल से अकाल पड़ा था, तो खेती कैसे करे बिना पानी के, ये सबसे बड़ा सवाल वहाँ के लोगों के मन में था। अपने बच्चों को बढ़ाए कैसे, अपने कुटुंब को चलाए कैसे। और फिर लोगों ने गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया। लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे थे, वहाँ पे काम ले रहे थे और अपना गुजारा कर रहे थे। मैंने भी तय कर लिया कि अपने माता पिता को मैं पूना लेके जाऊँगा। और जब मैं वापस आ रहा था, मेरे बस में कई लोग ऐसे थे जो गांव छोड़कर जा रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि आप गांव छोड़ रहे तो अब इन बच्चों के शिक्षा का आगे कैसे करोगे? तो मुझे जवाब मिला कि ये आगे सीखकर कलेक्टर थोड़ी बनेगा, अभी से कुछ काम करेगा तो 4 पैसा कमा लेगा और उसे पैसा कमाने की अकल आ जाएगी। हम इसे आगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे, पढ़ाई बहुत ही महंगी हो चुकी है। और ये सारी बातों से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। जब मैं पूना लौट आया, मैंने 2 दिन इस पर विचार किया। मुझे ऐसा लगा कि कहीं कुछ मुझसे गलत हो रहा है। हम सब सिर्फ एसी में बैठकर ये कहते रहते हैं कि समाज बदलना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, देश बदलना चाहिए, पर यह परिवर्तन लाएगा कौन? ये परिवर्तन लाने के लिए किसी को तो आगे बढ़ना होगा। और फिर 2015 में मैंने तय किया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे शिक्षा की वजह से हूँ, तो इन बच्चों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर इन्हें शिक्षा मिली तो ये भी अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, इस चक्र से बाहर आ जाएंगे। इसलिए इन्हें पढ़ाना होगा, अच्छी शिक्षा देनी होगी। पर इन्हें पढ़ाएगा कौन? फिर सोचा मैं भी तो इसी समाज का भाग हूँ। जब हम कहते हैं भारत मेरा देश है, सारे भारतवासी मेरे बांधव है, तो फिर हम ही क्यों ना इसे शुरू करें। फिर तय किया मैं खुद इसे करूँगा। समाज में अगर कोई बदलाव अपेक्षित है तो मुझे खुद को ही इसे आगे आकर बदलना होगा। शुरुआत मुझसे ही करनी होगी। वो कहता है ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। और फिर वहाँ से शुरुआत हो गई। हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनकी शिक्षा पर काम कर सकते हैं। सोचा जो भी करना है अब करना है, क्योंकि आगे जाकर क्या होगा मुझे नहीं पता। अगर आगे जाकर मेरी शादी हुई और आगे अगर मेरी पत्नी मेरे नौकरी छोड़ने के डिसीजन से एग्री नहीं हुई तो शायद ये उसे धोखा देने जैसा होगा। तो तय किया कि जो करना है अभी करना है। तो जो कुछ भी तय करना था वो अभी तय कर दिया और शादी से पहले ही मैंने स्नेहवन की शुरुआत कर दी। शुरुआत में मैंने नौकरी छोड़ने का निर्णय नहीं लिया। सोचा कि अपने सैलरी में से मैं कितने बच्चों को संभाल सकूंगा, कितनों को शिक्षा दे पाऊंगा। अपने सैलरी से कितने बच्चे मैं संभाल सकता हूँ उन्हें मैं संभालूंगा, ऐसे तय हुआ। और पहले साल मैंने 20 बच्चों की जिम्मेदारी ली। नौकरी करते करते मैंने पूना में स्नेहवन की शुरुआत की। पूना में 2 10 बाय 10 की रूम मैंने भाड़े पे ली और इस रूम में मैंने स्नेहवन की शुरुआत की। फिर तय किया कि अब मैं नाइट शिफ्ट करूंगा ताकि दिन में स्नेहवन का काम कर सकूंगा। शुरुआत में 1 हफ्ता भी नाइट शिफ्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। मैंने अपने मैनेजर को बोल भी दिया था कि मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ
पर उन्होंने मुझे कहा कि नौकरी आप ना छोड़ें, आगे अगर पैसों की कोई चिंता हुई तो आप इसे संभाल नहीं पाओगे। फिर उन्होंने मुझे कंटिन्यूस नाइट शिफ्ट ऑफर की। तो पहला एक हफ्ता बहुत डिफ़िकल्ट गया क्योंकि नाइट शिफ्ट की आदत नहीं थी और नाइट करते करते हेल्थ पर बुरा असर पड़ता था, पित्त मेरा बढ़ जाता था, शरीर की उष्णता बढ़ जाती थी और बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी। तभी सामने कोई लक्ष्य नहीं था। पर फिर जब स्नेहवन का ध्येय सामने आया, मुझे क्यों जीना है, WHY, इस वाय का मुझे उत्तर मिल गया। जब तक आपको आपका लक्ष्य पता नहीं होता है, जब तक आपको नहीं पता होता है कि आप क्यों जीना चाहते हो, तब तक आप छोटे छोटे कामों में भी थक जाते हो। पर जब आपके लाइफ में लक्ष्य तय हो जाता है, तब आपको हिमालय जैसे पर्वत भी छोटे मिट्टी के टीले जैसे लगने लगते हैं। और मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक हफ्ता नाइट शिफ्ट करके थक जाने वाला मैं स्नेहवन का लक्ष्य सामने आते ही 9 महीना कंटिन्यूस नाइट शिफ्ट करने के बाद भी नहीं थका। रात को जॉब कर लेता था, दिन में स्नेहवन का काम कर लेता था, सैटरडे संडे के दिनों में बच्चों को ढूंढने निकल जाता, वीकेंड में स्नेहवन के रजिस्ट्रेशन करना, इस तरह का काम मैंने 8-9 महीना कंटिन्यूस किया। दिसंबर 2015 में स्नेहवन शुरू हो गया और लगभग अगस्त महीने तक मैंने नाइट शिफ्ट कर ली। फिर घर में मेरे शादी की बात चलने लगी। सैटरडे संडे जब बच्चे ढूंढने जाता तो लोग पूछते थे ये कहाँ से आ गया। एक विद्यार्थी को हॉस्टल में रहना है तो 40 से 50 हज़ार का खर्चा आ जाता था। और जब मैं उन्हें कहता था कि मैं 40-50 हज़ार की फ़ीस ना लेके आपके बच्चे को मुफ्त में सिखाऊंगा, तो कोई मेरा विश्वास नहीं करता था। लोगों को लगता था जैसे मैं बच्चे उठाने वाला कोई नेपाल सा या गुंडा हूँ। लोगों को लगता कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ। तो वहाँ के लोकल दोस्तों को मैं इकट्ठा कर लेता और उन्हें मैं रिक्वेस्ट करता कि इन्हें मेरे काम के बारे में समझाइए, मेरे सोशल वर्क के बारे में बताइए। और फिर ये दोस्त मेरी मदद करते थे और मेरे इन एफ़र्ट्स से पहले साल मुझे 18 बच्चे मिले जिन्हें मैंने स्नेहवन में लाया और उनकी शिक्षा का खर्चा किया। सुनने में तो स्नेहवन ये बहुत मीठा नाम है, पर यह सिर्फ 10 बाय 10 की जगह थी और इतने छोटे रूम में शुरू में तो एक रूम में 18 बच्चे रह लेते थे। और इस तरह का स्ट्रगल मैंने लगभग 6-7 महीने तक किया। 3 घंटे की सिर्फ नींद और नाइट शिफ्ट, जिस वजह से मेरे माता पिता मेरे इस डिसीजन के खिलाफ थे। पर जब उन्होंने मेरा ये संघर्ष देखा तो उन्होंने गांव की खेतीबाड़ी छोड़ दी और मेरे साथ पूना शिफ्ट हो गए। पूना में माँ बाप के आने के बाद मेरी लाइफ थोड़ी अच्छी हो गई क्योंकि फिर खाना माँ पकाया करती थी, बाहर के कुछ कामों में पिताजी की मदद होती थी। और इस सफ़र के दौरान मेरे शादी का विषय भी घर में निकलने लगा। तब मुझे एक बात पता थी कि अगर मैंने मेरे होने वाली बीवी को बताया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो उनकी मेरी ओर से अपेक्षाएं अलग होंगी। उसे ऐसा लगेगा कि शायद सैटरडे संडे मैं उन्हें घुमाने ले जाऊँगा, कुछ और समय बिताऊँगा। और मेरा तो काम कुछ ऐसा था कि मुझे अपने आप के लिए भी वक्त नहीं था। शादी होने के बाद जॉब छोड़ना एक तरह से मेरे पत्नी को धोखा देने जैसा होता, इसलिए मैंने शादी से पहले ही नौकरी छोड़ने का निर्णय ले लिया। और उसके बाद मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया कि अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ और वहाँ से आगे की जर्नी शुरू हुई। अच्छा, नौकरी छोड़ना मतलब कैसा था वो डिसीजन लेना आपके लिए? क्योंकि नौकरी है तभी से, उसी से तो आप अपने बच्चों को संभाल रहे थे, तो उसी से पैसे आ रहे थे, तो कैसे डिसाइड किया आपने? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं ऐसे सोचता हूँ कि हमें लाइफ में सोचना होगा कि हमें नींद चाहिए या गद्दी चाहिए। अगर हम अच्छे बेड के लिए भागे तो हो सकता है कि हमें 6 फुट का एक अच्छा बेड भी मिल जाए, पर उस पर नींद आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। पर अगर आप शांति भरी नींद चुनते हो, फिर बाहर के भौतिक सुखों पर आप इतने डिपेंडेंट नहीं होते। आपको बाहर की चीज़ें कितनी मिलती है, आपको फ्रिज मिल रहा है या नहीं, आपका फ्लैट बड़ा है या नहीं, आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है, आपकी खुशी इन बातों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। आज आपने नई गाड़ी ले ली, कल इससे बड़ा अच्छा मॉडल आ जाएगा, कोई ब्रांड नया आ जाएगा, आपको फिर उस ब्रांड की चाह होगी, उस गाड़ी की चाह होगी। ऐसे तो आप हमेशा अतृप्त ही रहेंगे और फिर आपकी लाइफ भी इसी तरह चलती रहेगी। 50 से आप 60 हो जाएंगे, 60 से 70 हो जाएंगे और फिर आप मर जाओगे। तो मुझे हमेशा यही लगता था कि एक ना एक दिन तो मरना ही है, तो व्हाट डू यू वांट टू डू बिफोर यू डाई? अगर एक दिन मरना ही है तो इस तरह का बेमतलब लाइफ किस काम का? अगर 3 घंटे की एक पिक्चर देखने हम चले जाते हैं तो भी अगर वो मूवी हमें पसंद आती है तो कहते हैं हम पैसा वसूल हो गया।
और अगर नहीं पसंद आई तो कहते हैं पैसे वेस्ट हो गए। 3 घंटे का हम इतना विचार करते हैं, तो ये तो ईश्वर ने दी हुई लाइफ है जो एक ही बार मिली हुई है। आज के 24 घंटे आपके लाइफ में फिर कभी नहीं आने वाले, इसलिए आज का ये दिन आपको जी भर के जीना आना चाहिए, इसे अच्छी तरह जीना चाहिए, इसे खुशी से जीना आना होगा, मीनिंगफुल बनाना होगा, ज़िंदगी वसूल हो जानी चाहिए। और जब मैं ये काम करने लगा, बच्चों में मिक्स होने लगा, तो मुझे पता चला कि मेरा आनंद इसी काम में है। बच्चों के साथ खेलना, उनकी पढ़ाई कराना, उन्हें पीटना भी, बच्चों पे गुस्सा करना, उनसे बातें करना, उनसे झगड़ा करना, सब उनके साथ कम्युनिकेट करना, एक पिता की तरह इनका ख्याल रखना। इस वजह से मेरे दिल में जो प्यार पनप रहा था, इस प्यार के आगे मुझे भौतिक सुखों में कोई आनंद नहीं रहा। और इस वजह से नौकरी छोड़ने का ये डिसीजन मेरे लिए आसान था। 2 दिन में मैंने तय कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि हम में से सभी को ये सोचना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि रुकना कहाँ है। जब हम कॉलेज में रहते हैं तो हमारा एक सपना होता है कि अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, और 10 साल के बाद जब आप देखते हो तो अपना सपना जो है वो बदल चुका होता है। और ये सिलसिला चलते रहता है, कहाँ रुकना है ये हम तय ही नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं होता, और एक रैट रेस का हम हिस्सा हो जाते हैं। ये रैट रेस सोसाइटी का प्रेशर, अहंकार, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे, फिर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इस पूरे जद्दोजहद में हम जीना भूल जाते हैं। समाज को लेकिन कुछ लेना देना नहीं होता। जब आप मर जाते हो तो यही समाज कहता है कि बॉडी कहाँ तक पहुँची है। आपके प्राण जब चले जाते हैं तो आपका नाम भी चला जाता है। तो फिर मैंने तय कर लिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जीना है, मेरा जो टाइम है वो क्वालिटी टाइम कैसे होगा, कुछ भी करना है, कैसे भी जीना है, इसका कोई मतलब नहीं। और इस वजह से नौकरी छोड़ने का निर्णय मैंने सिर्फ 2 दिन में लिया। बेड और नींद के बीच में मैंने नींद को चुना, मुझे शांति से सोना था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक्चुअली क्या है कि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि जो भी लोग ये देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये भावना होती है कि हमें भी कुछ करना है समाज के लिए, गिविंग बैक जिसको बोलते हैं ना, कि हमारा प्रोग्रेस हुआ है लोगों के हेल्प के वजह से। अब प्रोग्रेस तो कर लिया, लेकिन इनकम सोर्स तो एक चाहिए ही ना, क्योंकि खर्चा है, हमारे बच्चे हैं जिनका एजुकेशन करना है। तो प्रैक्टिकली आपने वो प्रैक्टिकली कैसा सॉल्व किया, क्योंकि उससे फिर हम लोगों को भी एक आइडिया मिलेगा कि कैसे करना है।